हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सभी। वेलकम टू एम इनसाइट्स। आज हम लेकर आए हैं आपके सामने क्लास 8 के साइंस से चैप्टर नंबर 2। क्लास 8 के साइंस का चैप्टर नंबर 2 आज हम स्टार्ट करेंगे। चैप्टर नंबर 2 क्या है हमारा? माइक्रो ऑर्गेनिज्म, फ्रेंड्स एंड फोए। माइक्रो ऑर्गेनिज्म ये हमारे फ्रेंड होते हैं या हमारे दुश्मन होते हैं, ये इस चैप्टर में हम पढ़ेंगे। ठीक है, माइक्रो ऑर्गेनिज्म को अच्छे से समझेंगे भी, और ये फ्रेंड है या फिर दुश्मन है ये भी इस चैप्टर में अच्छे से पता चल जाएगा हमें। ठीक है, तो इस चैप्टर को अच्छे से ध्यान से समझिएगा। चैप्टर आपको 2 पार्ट्स में मिलेगा। फर्स्ट पार्ट में हम कुछ चीज़ें देखेंगे और बाकी हम सेकंड पार्ट में समझेंगे। ठीक है, तो सेकंड पार्ट का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा जैसे ये वीडियो अपलोड होती है, और साथ ही आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा। इससे भी आपको जब भी वीडियो अपलोड होगी तो आसानी से आपको नोटिफिकेशन मिल जाएगा, आप आसानी से चैप्टर को देख पाएंगे। ठीक है, तो आगे बढ़ते हैं और चैप्टर को स्टार्ट करते हैं हम लोग। सबसे पहले देख लेते हैं इस चैप्टर में हम क्या क्या पढ़ने वाले हैं। सबसे पहले हम देखेंगे माइक्रो ऑर्गेनिज्म्स और माइक्रोब्स, ये होते क्या हैं, सबसे पहले ये समझेंगे। फिर देखेंगे हम क्लासिफिकेशन ऑफ माइक्रोब्स, माइक्रोब्स का क्लासिफिकेशन कैसे करते हैं हम, क्या क्लासिफिकेशन होता है इनका, मतलब किस तरह से ग्रुप में डिवाइड करते हैं। फिर हम पढ़ेंगे माइक्रो ऑर्गेनिज्म एंड अस, माइक्रो ऑर्गेनिज्म और हमारा क्या रिलेशन है, क्या हम पे कुछ इफेक्ट डालते हैं ये। अगर हम पे कुछ इफेक्ट डालते हैं तभी तो हम स्टडी कर रहे हैं, हमारे लिए इंपॉर्टेंट है किसी ना किसी तरह से, या तो हमारे लिए अच्छे हैं या हमारे लिए बुरे हैं, तभी तो हम इनको पढ़ रहे हैं। तो हम इनको क्यों पढ़ रहे हैं, हम पे क्या इफेक्ट डालते हैं वो समझेंगे। हमारे लिए फ्रेंडली होते हैं, हमारे लिए ये एनिमी होते हैं, यानी हमारे लिए हार्मफुल होते हैं। फिर हम पढ़ेंगे डिजीज़ बाय माइक्रोब्स, माइक्रोब्स से क्या क्या डिजीज़ होती है। ठीक है, मेथड्स ऑफ फूड प्रिजर्वेशन, फूड प्रिजर्वेशन के कुछ मेथड्स पढ़ेंगे। फूड को कैसे प्रिजर्व कर सकते हैं, फूड को कैसे हम संभाल कर काफ़ी लंबे दिनों तक रख सकते हैं, ये पढ़ेंगे। फिर हम पढ़ेंगे नाइट्रोजन फिक्सेशन, ये वर्ड आपके लिए शायद नया होगा और आप सोच रहे होंगे कि ये क्या होता है, तो ये इसमें चैप्टर में आपको अच्छे से समझ में आ जाएगा। ठीक है, अच्छे से इसको हम समझेंगे डिटेल में। तो ये फर्स्ट 3 पार्ट्स आपको इसी वीडियो में देखने को मिलेंगे, माइक्रो ऑर्गेनिज्म एंड अस, यहाँ तक हम इसी वीडियो में कवर करेंगे। और नेक्स्ट वीडियो में आपको डिजीज़, मेथड्स ऑफ फूड प्रिजर्वेशन और नाइट्रोजन फिक्सेशन, ये आपको मिलेगा नेक्स्ट वीडियो में देखने के लिए। ठीक है, तो वीडियो के साथ एंड तक बने रहिएगा, आपको अच्छे से सारी चीज़ें समझ में आने वाली हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं इस चैप्टर को। एक ब्यूटीफुल सी पिक्चर के साथ आपके सामने है एक पिक्चर, और इस पिक्चर को गौर से देखिए, अच्छे से ध्यान से देखिए आप इस पिक्चर को। आपको इस पिक्चर में क्या क्या नज़र आ रहा है वो सब आप नोट कीजिए अपनी नोटबुक में। ठीक है, ये आपके लिए वर्क है, इस वर्क को आप अभी कीजिए, नोटबुक में नोट कीजिए इस पिक्चर में आपको क्या क्या नज़र आ रहा है। ठीक है, और साथ ही कमेंट में भी बताइएगा पिक्चर में आपको क्या क्या चीज़ें नज़र आ रही हैं। ठीक है, आपके आंसर्स में क्या क्या आएगा, आपको फिश नज़र आ रही है, आपको फ्लावर नज़र आ रहा है, आपको प्लांट्स नज़र आ रहे हैं, आपको वाटर नज़र आ रहा है, आपको और चीज़ें जो भी नज़र आ रही हैं वो सभी आप नोट कीजिए, और उसके बाद मुझे बताइएगा क्या कुछ छूटा है आपसे। ठीक है, इस क्वेश्चन का आपको आंसर करना है कि आपसे कुछ छूटा है या आपने सारी चीज़ें नोट कर ली हैं। अगर आपका आंसर है यस कि आपने सारी चीज़ें नोट कर ली हैं, तो बेटा आपका आंसर है गलत, क्योंकि इस पिक्चर में बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं जो आपको नज़र नहीं आ रही हैं। ओके, बहुत सारे ऐसे माइक्रो ऑर्गेनिज्म होते हैं, यानी बहुत सारे ऐसे छोटे छोटे ऑर्गेनिज्म होते हैं जो वाटर में पाए जाते हैं, जो प्लांट्स के ऊपर पाए जाते हैं, जो एनिमल्स की बॉडी पे पाए जाते हैं, जो आपको आंखों से नज़र नहीं आएंगे। तो आपको पिक्चर में वो नज़र नहीं आ रहे हैं, लेकिन वो एक्चुअली में होते हैं। ठीक है, तो इस पिक्चर में आपको सारी चीज़ें नज़र नहीं आ रही हैं, आपको सिर्फ कुछ चीज़ें नज़र आ रही हैं, और जो चीज़ें नज़र नहीं आ रही हैं बहुत छोटे ऐसे कुछ ऑर्गेनिज्म होते हैं, उन्हीं को ही हम बोलते हैं माइक्रो ऑर्गेनिज्म या फिर माइक्रोब्स। ओके, इसके लिए एक एक्टिविटी भी आप कर सकते हैं, जो अभी हमने पॉन्ड देखा था ना, आप अपने आसपास कोई भी पॉन्ड ढूंढिए और पॉन्ड से थोड़ा सा वाटर ले आइए। ठीक है, आपको क्या करना है एक्टिविटी के लिए, पॉन्ड के पास जाना है एंड टेक फ्यू ड्रॉप्स ऑफ वाटर, टेक फ्यू ड्रॉप्स ऑफ वाटर फ्रॉम अ पॉन्ड, कुछ ड्रॉप्स ले आनी है पॉन्ड से वाटर की। स्प्रेड ऑन ए ग्लास स्लाइड एंड ऑब्जर्व थ्रू ए माइक्रोस्कोप। अब आपके स्कूल में माइक्रोस्कोप होगा, आपको क्या करना है, उसको ग्लास स्लाइड पे लगाना है, ग्लास स्लाइड होती है इस तरह से। ठीक है, उसके ऊपर उस ड्रॉप्स को रखना है और आपको देखना है उसे माइक्रोस्कोप से। ये जो डिवाइस आपको नज़र आ रही है ना, ये है माइक्रोस्कोप, इसमें आपको देखना है उस पॉन्ड से लाए हुए वाटर को। तो आपको कैसा नज़र आएगा, वो आपको कुछ इस तरह का नज़र आएगा, जैसे ये नीचे वाली पिक्चर है। ठीक है, आपको ऐसा नज़र आएगा।
अब ये क्या क्या नज़र आ रहा है इसमें? वैसे तो आपको पानी एकदम साफ नज़र आ रहा था, उसमें कुछ भी नहीं था, लेकिन जब आप देखेंगे माइक्रोस्कोप से तो इस तरह का वो नज़र आएगा। उसमें आपको बहुत सारे ऑर्गेनिज्म नज़र आएंगे, छोटे 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 होते हैं बहुत, इसलिए सिर्फ माइक्रोस्कोप से ही दिखाई देते हैं, हमें अनएडेड आई से दिखाई नहीं देते। इन्हीं को ही हम क्या बोलते हैं? इन्हीं को ही बोलते हैं माइक्रोब्स। ठीक है, अभी आया आपको समझ में? अगर नहीं आया है तो एक बार और आगे हम समझ लेते हैं थोड़ा सा। क्या होते हैं माइक्रोब्स? माइक्रोब्स और माइक्रो ऑर्गेनिज्म्स आर tiny organisms which are so small that we cannot see them with an unaided eye. माइक्रोब्स या माइक्रो ऑर्गेनिज्म इतने स्मॉल होते हैं, इतने टाइनी ऑर्गेनिज्म होते हैं कि हम उन्हें नहीं देख सकते अपनी अनएडेड आई से। मतलब ऐसे हम उन्हें नहीं देख सकते जैसे हम देखते हैं। उन्हें देखने के लिए आई से पहले हमें कुछ मैग्नीफाइंग ग्लास या फिर माइक्रोस्कोप का यूज़ करना पड़ता है, तब उन्हें देख पाएंगे हम। ठीक है, और मैग्नीफाइंग ग्लास से भी सिर्फ कुछ ही नज़र आते हैं, वरना तो हमें इतने छोटे होते हैं वो माइक्रोब्स कि हमें माइक्रोस्कोप का ही यूज़ करना पड़ता है उन्हें देखने के लिए। ठीक है, सम माइक्रो ऑर्गेनिज्म्स कैन बी सीन विद द हेल्प ऑफ ए मैग्नीफाइंग ग्लास। कुछ मैग्नीफाइंग ग्लास से नज़र आ जाते हैं, जैसे जो ब्रेड के ऊपर फंगस लगता है ना, ब्रेड के ऊपर फंगस लगता है, आपने देखा होगा। ब्रेड अगर आप मॉइस्ट ब्रेड है उसको आप 3-4 दिन तक छोड़ दीजिए, उस पर थोड़ा थोड़ा पानी डालते रहिए, तो क्या होगा? उस पर फंगस लग जाएगा। ठीक है, वो ख़राब हो जाता है, उसके ऊपर फंगस कुछ नज़र आने लगता है, तो उसी को ही हम फंगस बोलते हैं। वो मैग्नीफाइंग ग्लास से आपको इजीली नज़र आ जाएगा। ठीक है, और जबकि ज़्यादातर जो होते हैं वो माइक्रोस्कोप से ही हमें नज़र आते हैं माइक्रो ऑर्गेनिज्म्स। ठीक है, इतनी बात आपको समझ में आए कि माइक्रो ऑर्गेनिज्म इतने छोटे होते हैं कि उन्हें अनएडेड आई से तो हम बिल्कुल देख ही नहीं सकते। कुछ मैग्नीफाइंग ग्लास से नज़र आते हैं, तो कुछ माइक्रोस्कोप की हेल्प से हम देख सकते हैं। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं हम लोग और समझते हैं क्लासिफिकेशन ऑफ माइक्रोब्स। माइक्रोब्स को भी हमने क्लासीफाई किया हुआ है। किस कैटेगरी में क्लासीफाई किया हुआ है? चलो देखते हैं हम लोग। सबसे पहले है बैक्टीरिया। ठीक है, बैक्टीरिया, फिर है फंजाई, फिर प्रोटोजोआ, देन एल्गी। ये 4 पार्ट्स हैं मेन जो माइक्रोब्स के होते हैं। इसके अलावा जो वायरस होते हैं वो भी माइक्रोस्कोपिक होते हैं, बट दे आर डिफरेंट फ्रॉम अदर माइक्रो ऑर्गेनिज्म। ये दूसरे माइक्रो ऑर्गेनिज्म से अलग होते हैं। ठीक है, वायरसेस भी इसी में आते हैं, लेकिन ये दूसरे माइक्रो ऑर्गेनिज्म से एकदम अलग होते हैं। बैक्टीरिया, फंजाई, प्रोटोजोआ, एल्गी, इनसे अलग होते हैं वायरसेस, इसलिए इनकी स्टडी हम थोड़ा अलग करते हैं। इनकी अलग ही अपनी ही एक दुनिया है। ठीक है, इसके बारे में भी हम पढ़ेंगे कि क्यों अलग होते हैं ये। ठीक है, तो अभी हम इतना समझ लेते हैं इनको किन कैटेगरी में डिवाइड किया जाता है। तो मेनली 4 ग्रुप्स हैं। क्या क्या ग्रुप्स हैं हमारे? बैक्टीरिया, फंजाई, प्रोटोजोआ एंड एल्गी। ये आप नाम याद कर लीजिए। ठीक है, अब एक एक करके इनका स्टडी करेंगे। तो चलिए आगे बढ़ते हैं और एक एक करके हम समझ लेते हैं इन चारों ही टाइप्स के बारे में कि जो भी टाइप्स होती हैं हमारे माइक्रोब्स की। ठीक है, सबसे पहला क्या पढ़ा था हमने? सबसे पहले हमने पढ़ा था बैक्टीरिया। तो समझ लेते हैं बैक्टीरिया क्या होता है, क्या क्या होता है बैक्टीरिया में। तो दे आर सिंगल सेल, इनमें एक ही सेल प्रेजेंट होता है। जैसे ह्यूमन बॉडी होती है, हमारी बॉडी होती है, उसमें बहुत सारे सेल्स होते हैं, बहुत सारे सेल्स से मिलकर बनी होती है। हमारे स्किन में अलग सेल होते हैं। ठीक है, जो हमारे जो हमारे ऑर्गन्स हैं उनमें अलग अलग सेल्स होते हैं, हमारे ब्लड में अलग सेल्स होते हैं, तो हमारी बॉडी में तो बहुत सारे सेल्स होते हैं। ठीक है, लेकिन जो बैक्टीरिया है वो सिंगल सेल होता है। सेल को आप इस तरह से समझ सकते हैं, जो सेल्स होते हैं वो इस तरह से होते हैं जैसे कोई बिल्डिंग होती है ना। बिल्डिंग किससे बनी होती है? बिल्डिंग ईंटों से मिलकर बनी होती है। ईंट हम ऐसे रखते जाते हैं, ईंट और ईंटों से मिलकर बिल्डिंग पूरी की पूरी बन जाती है। ठीक है, बहुत सारी ईंटें यूज़ होती हैं एक बिल्डिंग को बनाने के लिए। इसी तरह से हमारी बॉडी को बनाने के लिए बहुत सारे सेल्स यूज़ होते हैं। ठीक है, ये ब्रिक्स की तरह यानी ईंटों की तरह ही है। जैसे इमारत को बनाने के लिए, बिल्डिंग को बनाने के लिए ईंट लगती है, वैसे ही हमारी बॉडी बनी होती है बहुत सारे सेल्स से। ठीक है, तो जो बैक्टीरिया होते हैं उसमें सिर्फ एक ही सेल होता है, ये सिंगल सेल होते हैं। ठीक है, ये याद रखिएगा आप।
दे मे बी फाउंड इन कॉलोनीज, इनको कॉलोनीज में पाया जाता है जनरली। ठीक है, कॉलोनीज का मतलब है ग्रुप्स में पाए जाते हैं। आपको एक देखने को नहीं मिलेगा, जहाँ पे मिलेंगे बहुत सारे देखने को मिलेंगे। कॉलोनीज में ग्रुप्स में रहते हैं। दे कैन बी स्फेरिकल, रोड और स्पाइरल, ये स्फेरिकल हो सकते हैं, रोड हो सकते हैं और स्पाइरल हो सकते हैं। स्फेरिकल मतलब एक बोल जैसे हो सकते हैं ऐसे, रोड मतलब एक जैसी आयरन रोड होती है इस तरह के हो सकते हैं, या फिर स्पाइरल भी हो सकते हैं, इस तरह के स्पाइरल भी इनकी शेप हो सकती है। ये किसी भी शेप के हो सकते हैं, जैसे पिक्चर में भी आप देख पा रहे हैं। और इनके एग्जाम्पल्स हम देखें तो एग्जाम्पल्स क्या क्या हमारे, रोडोबैक्टर और इकोली, ये इनके एग्जाम्पल्स हैं हमारे सामने। ठीक है, बहुत अलग अलग तरह के बैक्टीरिया होते हैं, अलग अलग उनके नाम होते हैं, तो आप एक दो एग्जाम्पल्स याद कर लीजिएगा। और आपको देखना है किस तरह के होते हैं, तो पिक्चर में आपको नज़र आ ही रहा है, ये पिक्चर में आप देख पा रहे हैं, ये रोड शेप्ड है, ये स्पाइरल है, तो ये अलग अलग बैक्टीरियाज दिए हुए हैं। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं और नेक्स्ट समझते हैं हम फंजाई के बारे में। फंजाई क्या होती हैं? ठीक है, फंजाई दे हैव नो क्लोरोफिल। ठीक है, ये प्लांट्स के जैसे ही होते हैं दिखने में तो, लेकिन इनमें क्लोरोफिल नहीं होता, क्लोरोफिल प्रेजेंट नहीं होता। दे आर सेप्रोफाइटिक और पैरासाइटिक। ये सेप्रोफाइटिक होते हैं, मतलब डेड और डिकेइंग मैटर से अपना जो है और न्यूट्रिशन लेते हैं। ठीक है, सेप्रोफाइटिक का क्या मतलब होता है, जो डेड मैटर से, सड़ी गली चीज़ों से अपना न्यूट्रिशन लेते हैं। या फिर पैरासाइटिक होते हैं, किसी होस्ट की बॉडी पे ग्रो करते हैं। ठीक है, ये कैसे भी हो सकते हैं, दोनों में से। एग्जाम्पल क्या क्या है, यीस्ट इसका एग्जाम्पल है, मशरूम बहुत कॉमन एग्जाम्पल है, मशरूम आपने देखा ही होगा। ठीक है, मशरूम भी फंजाई का ही एग्जाम्पल है। और जो ब्रेड पे मोल्ड लगता है वो भी इसी का एग्जाम्पल है। ठीक है, ब्रेड पे मोल्ड देखा होगा ना, ब्रेड को हम रख देते हैं 3-4 दिन के लिए, वो मॉइस्चर होता है अगर उसमें, तो वो उसके ऊपर कुछ ग्रो करने लगता है, ग्रीन ग्रीन से कलर का, थोड़ा सा ग्रे कलर का, उसी को फंजाई बोलते हैं। ठीक है, वो ब्रेड मोल्ड होता है। ठीक है, तो आप इसको याद रखिएगा और ध्यान रखिएगा, इनमें क्लोरोफिल नहीं होता तो ये अपना खाना भी खुद नहीं बना सकते। ठीक है, ये किस पे, या तो सेप्रोफाइटिक मोड पे रहते हैं या फिर पैरासाइटिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन पे ही रहते हैं। अब नेक्स्ट पढ़ते हैं हम, नेक्स्ट होते हैं हमारे प्रोटोजोआ। प्रोटोजोआ क्या होते हैं, हीट्रोट्रोपिक होते हैं, मतलब ये भी अपना फूड खुद नहीं बनाते, हमारी तरह हीट्रोट्रोपिक होते हैं। हीट्रोट्रोपिक का क्या मतलब होता है, जो दूसरों पे डिपेंडेंट होते हैं अपने फूड के लिए। हम अपने फूड के लिए किस पे डिपेंडेंट होते हैं, हम अपने फूड के लिए प्लांट या अदर एनिमल पे डिपेंडेंट होते हैं, तो हम हीट्रोट्रोपिक हुए। इसी तरह से प्रोटोजोआ भी हीट्रोट्रोपिक होते हैं, ये भी दूसरों पे डिपेंडेंट होते हैं अपने फूड के लिए। दे आर मोस्टली एक्वेटिक। ठीक है, ये ज़्यादातर एक्वेटिक होते हैं, ज़्यादातर पानी में पाए जाते हैं। एक्वेटिक का मतलब होता है जो पानी में पाए जाते हैं, तो ये मोस्टली एक्वेटिक होते हैं, ज़्यादातर पानी में पाए जाते हैं प्रोटोजोआ। एग्जाम्पल क्या क्या है इसके, अमीबा और पैरामीशियम। ठीक है, ये दो एग्जाम्पल है इसके। पिक्चर में भी आप देख सकते हैं, ये अमीबा है यहाँ पर, ये इस तरह से होती है, इसकी कोई फिक्स शेप नहीं होती, और ये पैरामीशियम है यहाँ पर। ठीक है, तो ये दो इसके एग्जाम्पल्स हुए। अब आगे बढ़ते हैं और अब हम समझते हैं एल्गी के बारे में। दे आर प्लांट लाइक ऑर्गेनिज्म, ये भी प्लांट की तरह दिखाई देते हैं, प्लांट की तरह होते हैं। दे डू फोटोसिंथेसिस, और ये फोटोसिंथेसिस भी करते हैं, क्योंकि इनमें क्लोरोफिल प्रेजेंट होता है। क्लोरोफिल प्रेजेंट होता है तो ये फोटोसिंथेसिस भी कर सकते हैं, अपना खाना भी खुद बना सकते हैं प्लांट्स की तरह। दे आर मोस्टली एक्वेटिक, ये भी मोस्टली एक्वेटिक होते हैं, मोस्टली पानी में पाए जाते हैं। ठीक है, एग्जाम्पल्स आप देख सकते हैं। ठीक है, सेप्रोगाइरा और क्लाइवेडोमोनस। ठीक है, ये दो इसके एग्जाम्पल्स हुए। पिक्चर में आप एग्जाम्पल्स देख सकते हैं, यहाँ पर दोनों ही एग्जाम्पल्स आपको दिए गए हैं। इनकी शेप भी अलग अलग होती है, आप देख पा रहे हैं ना, अलग अलग शेप होती है। तो एल्गी को आप इस तरह से देख सकते हैं। एल्गी को आपने देखा भी होगा, जहाँ कहीं वाटर बॉडी होती है, तो वाटर बॉडी अगर पानी बहुत दिनों तक रुका हुआ है तो वहाँ पे क्या होता है, ग्रीन कलर का ऊपर कुछ नज़र आने लगता है। ठीक है, वो एल्गी होता है। अब पढ़ते हैं हम वायरसेस के बारे में। आपको याद होगा ना, मैंने बताया था आपको कि वायरसेस अलग होते हैं, जो बाकी माइक्रोब्स होते हैं उनसे अलग होते हैं। तो ये भी हम समझ लेते हैं क्यों अलग होते हैं। दे लाई ऑन द बॉर्डर लाइन ऑफ लिविंग एंड नॉन लिविंग। ये ना ही लिविंग कह सकते हैं हम इनको, ना ही नॉन लिविंग कह सकते हैं, बॉर्डर लाइन पे लाई करते हैं।
मतलब लिविंग भी नहीं कह सकते इनको पूरी तरह से, और पूरी तरह से नॉन लिविंग भी नहीं कह सकते। ऐसा क्यों होता है? क्योंकि दे रिप्रोड्यूस ओनली इनसाइड द सेल ऑफ द होस्ट ऑर्गेनिज्म। ये तभी रिप्रोड्यूस करते हैं जब किसी होस्ट की बॉडी में जाते हैं। अगर ये ऐसे ही पड़े हैं तो ये एक डेड की तरह हमें नजर आता है कि ये एकदम से डेड है, लेकिन जैसे ही ये किसी होस्ट की बॉडी में जाते हैं ये रिप्रोड्यूस करना शुरू कर देते हैं। ठीक है, वायरसेस अलग अलग इनसे डिजीज़ भी होती है। जैसे यहाँ पे कुछ डिजीज़ के वायरसेस दिए हुए हैं। क्या क्या वायरसेस यहाँ पे दिए हुए हैं? HIV का वायरस, हेपेटाइटिस, इबोला वायरस, एडेनोवायरस, इन्फ्लुएंजा, बैक्टीरियोफेगस। ठीक है, ये कुछ वायरसेस आपको यहाँ पर दिखाए गए हैं। तो ये आप याद रखिएगा, ये कहाँ लाई करते हैं? बॉर्डर लाइन पे लाई करते हैं लिविंग और नॉन लिविंग की, यानी ना ही लिविंग कह सकते हैं ना ही नॉन लिविंग कह सकते हैं। इसीलिए ये बाकी सबसे अलग होते हैं। बाकी सबको तो हम लिविंग कह सकते हैं ना। बाकी जितने भी हमने माइक्रोब्स पढ़े हैं 4 टाइप, क्या क्या पढ़े थे? बैक्टीरिया पढ़ा है हमने बैक्टीरिया के साथ में हमने फंजाई पढ़ा है, प्रोटोजोआ पढ़ा है और एल्गी पढ़ा है। वो चारों ही टाइप लिविंग होते हैं। ठीक है, उनमें मोड ऑफ न्यूट्रिशन अलग अलग होता है लेकिन लिविंग होते हैं। लेकिन वायरसेस को हम ना ही लिविंग कह सकते हैं ना ही नॉन लिविंग कह सकते हैं। ये बॉर्डर लाइन पे लाई करते हैं और ये तभी रिप्रोड्यूस करते हैं सिर्फ जब ये किसी होस्ट की बॉडी में जाते हैं। मतलब वायरस ऐसे ही पड़ा है तो कुछ नहीं होगा, लेकिन जो वो हमारी बॉडी में जाएगा तब जाके वो रिप्रोड्यूस करना शुरू करेगा, तब जाके वो ग्रो करना शुरू करेगा, अपने जैसे और वायरसेस को बनाना शुरू करेगा। अब हम पढ़ते हैं वेयर डू माइक्रो ऑर्गेनिज्म लिव, ये रहते कहाँ हैं। अभी हमने माइक्रो ऑर्गेनिज्म देखा, उनके क्लासिफिकेशन देख लिया हमने, लेकिन ये रहते कहाँ हैं, होते कहाँ पर हैं, ये समझ लेते हैं हम। तो ये कहाँ रहते हैं? दे लिव इन ऑल टाइप ऑफ इन्वायरमेंट, ये हर तरह के इन्वायरमेंट में रहते हैं। रेंजिंग फ्रॉम आइसी कोल्ड क्लाइमेट टू हॉट स्प्रिंग्स। ये आइसी कोल्ड क्लाइमेट से मतलब जहाँ बर्फ ही बर्फ होती है, इतना कोल्ड क्लाइमेट होता है, वहाँ पर भी पाए जाते हैं माइक्रोब्स। और हॉट स्प्रिंग्स में भी पाए जाते हैं, जहाँ बहुत ज़्यादा हॉट हॉट होता है, बहुत ज़्यादा गर्मी होती है, वहाँ पर भी पाए जाते हैं। डेजर्ट टू मैसीलैंड, डेजर्ट में भी पाए जाते हैं जहाँ पे रेगिस्तान होता है, एकदम पानी की एक बूंद भी नहीं होती। और मैशी एरिया में भी पाए जाते हैं। ठीक है, जहाँ पे दलदल होती है, इस तरह का एरिया होता है, वहाँ पर भी पाए जाते हैं। मतलब ये हर जगह पाए जाते हैं। दे फाउंड एवरीवेयर। ठीक है, सब जगह ये पाए जाते हैं। दे आर ऑल्सो फाउंड इनसाइड द बॉडी ऑफ एनिमल्स, एनिमल्स की बॉडी के अंदर भी पाए जाते हैं, हमारी बॉडी के अंदर भी पाए जाते हैं, इंक्लूडिंग ह्यूमंस। ठीक है, हमारी बॉडी के अंदर भी बहुत सारे माइक्रोब्स होते हैं। तो ये हमारी बॉडी के ऊपर, हमारी बॉडी के अंदर, हमारे इन्वायरमेंट में आप देखेंगे आपका जो डोर है उसके हैंडल पे आपको माइक्रोब्स मिलेंगे। हर जगह माइक्रोब्स होते हैं। ठीक है, अलग अलग तरह के माइक्रोब होते हैं, हमारे खाने में भी प्रेजेंट होते हैं। अभी आप आगे पढ़ेंगे जो दही होती है, दही में भी माइक्रोब्स होते हैं। अलग अलग चीज़ों में ये हमारे लिए हेल्पफुल भी हो सकते हैं, हार्मफुल भी हो सकते हैं। ये भी हम आगे समझेंगे कि हेल्पफुल होते हैं, हार्मफुल होते हैं। लेकिन माइक्रोब्स हर जगह होते हैं, खाने पीने की चीज़ों से लेकर हमारे आसपास की चीज़ों तक, हमारी बॉडी के अंदर भी सब जगह माइक्रोब्स प्रेजेंट होते हैं। ठीक है, अब पढ़ते हैं माइक्रोब्स एंड अस। तो माइक्रोब हम पे कैसा असर डालते हैं? देयर आर फ्रेंडली माइक्रोब्स एंड हार्मफुल माइक्रोब्स। दोनों ही तरह के माइक्रोब्स होते हैं, फ्रेंडली माइक्रोब्स भी होते हैं और हार्मफुल माइक्रोब्स भी होते हैं। कुछ माइक्रोब्स हमारे लिए फ्रेंडली होते हैं, एकदम हैप्पी अच्छे होते हैं हमारे लिए, और कुछ हमारे लिए बहुत ही डेंजरस होते हैं, काफ़ी डेंजरस हो सकते हैं कुछ। ठीक है, डिजीज़ हो जाती है इनसे। तो हार्मफुल भी होते हैं और हमारे लिए फ्रेंडली भी होते हैं। अब एक एक करके समझ लेते हैं। हम पहले फ्रेंडली माइक्रोब्स को पढ़ेंगे, फिर हम हार्मफुल माइक्रोब के बारे में भी समझेंगे। ठीक है, तो देख लेते हैं हम फ्रेंडली माइक्रोब से हमें क्या क्या फ़ायदे होते हैं, ये समझ लेते हैं पहले। यूजेस ऑफ माइक्रोब्स। ठीक है, माइक्रो ऑर्गेनिज्म के यूजेस क्या क्या हैं, कहाँ कहाँ यूज़ होते हैं। फ्रेंडली है हमारे लिए, हेल्पफुल है, तो क्या क्या हेल्प करते हैं हमें, ये तो समझना पड़ेगा हमें। तो समझते हैं क्या क्या हेल्प करते हैं। प्रिपरेशन ऑफ कर्ड, ब्रेड एंड केक। जी हाँ, जो कर्ड दही हम बनाते हैं, जो केक बनाते हैं, केक तो सबने खाया होगा ना बर्थडे पर, और ब्रेड जो बनाते हैं, ब्रेड भी डेली खाते हैं। ठीक है, उनमें भी माइक्रो ऑर्गेनिज्म का यूज़ होता है, उनमें भी माइक्रोब्स यूज़ होते हैं। प्रोडक्शन ऑफ एल्कोहल, वाइन एंड एसिटिक एसिड। जो एल्कोहल होता है, ठीक है, अल्कोहल का यूज़ बहुत सारी जगह पे होता है, इंडस्ट्री में यूज़ होता है। ठीक है, मेडिसिन्स में यूज़ होता है। तो अल्कोहल के प्रोडक्शन में, वाइन के प्रोडक्शन में, एसिटिक एसिड जो होता है उसके प्रोडक्शन में, विनेगर के प्रोडक्शन में भी माइक्रोब्स का यूज़ होता है। और कहाँ यूज़ होता है?
प्रिपरेशन ऑफ मेडिसिन एंड वैक्सीन, मेडिसिन्स बनाने में, जी हाँ दवाइयाँ बनाने में, जो दवाइयाँ इतनी इंपॉर्टेंट होती हैं हमारे लिए, उनको बनाने में छोटे छोटे माइक्रोब्स काम आते हैं, बहुत काम आते हैं। और वैक्सीन बनाने में तो स्पेशली काम आते हैं। ठीक है, ये भी हम समझेंगे कैसे काम आते हैं। क्लीनिंग अप द इन्वायरमेंट, माइक्रोब्स हमारे इन्वायरमेंट को भी क्लीन करते हैं। हम जो इतना गंदा करते हैं ना अपने इन्वायरमेंट को, हमारी वजह से इतना गंदा होता है, वो माइक्रोब्स की वजह से साफ भी होता है हमारा इन्वायरमेंट। सोचिए अगर इन्वायरमेंट में हर जगह कूड़ा कूड़ा हो गया तो क्या होगा। तो माइक्रोब्स हमारे इन्वायरमेंट को क्लीन करने में भी हेल्प करते हैं, इन्वायरमेंट को क्लीन करते हैं, हमारे आसपास की गंदगी को साफ करते हैं। और साथ ही ये इंक्रीज करते हैं सॉइल फर्टिलिटी को, सॉइल की फर्टिलिटी बढ़ाते हैं, जिससे सॉइल पे क्रॉप अच्छे से ग्रो हो सके। अगर सॉइल फर्टाइल नहीं होगी, उपजाऊ नहीं होगी ज़मीन, तो क्या होगा, उस पर अनाज ही नहीं उगेगा, उस पर प्लांट्स ही नहीं उगेंगे, तो हम क्या खाएंगे। ठीक है, तो सॉइल की फर्टिलिटी को बढ़ाने के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होते हैं माइक्रोब्स। तो आप देख सकते हैं, यहाँ पर समझ सकते हैं माइक्रोब्स कितना ज़्यादा इंपॉर्टेंट है अलग अलग कामों के लिए हमारे लिए। ठीक है, बहुत छोटे होते हैं लेकिन बहुत ही काम के होते हैं, इसीलिए तो इनको हम स्टडी कर रहे हैं, इसलिए तो इनको पढ़ रहे हैं। और अभी तो आपको भी समझ आ रहा होगा कि कितने इंपॉर्टेंट होते हैं, तो इनको ध्यान जरूर रखिएगा, इस चैप्टर को अच्छे से समझिएगा। ठीक है, अब हम हार्मफुल माइक्रोब्स के बारे में पढ़ लेते हैं। हार्मफुल इफेक्ट क्या क्या होते हैं माइक्रोब्स के। अब हमारे लिए अच्छे होते हैं तो कुछ हमारे लिए बुरे भी हो सकते हैं, उनको जानना भी तो ज़रूरी है हमारे लिए, क्योंकि उनसे बचना ज़रूरी है। जो हमारे लिए हार्मफुल होते हैं उनसे बचना भी तो हमारे लिए ज़रूरी है। तो ज़रूरी किस लिए है और किस क्या क्या हार्म कर सकते हैं हमें देखते हैं। दे कॉज डिजीज इन प्लांट एनिमल्स एंड ह्यूमन बींग्स, ये डिजीज़ पैदा कर सकते हैं, बीमारियां पैदा कर सकते हैं। प्लांट्स में भी बीमारियां हो जाती हैं, प्लांट में भी डिजीज़ हो जाती है इनकी वजह से, एनिमल्स में भी हो सकती हैं और ह्यूमन बींग्स में भी हो सकती हैं। ठीक है, इनसे डिजीज़ हो जाती है, इसलिए इनसे बचना भी बहुत ज़रूरी है। ठीक है, जो हार्मफुल माइक्रोब्स होते हैं उनसे बचना हमारे लिए बहुत ज़रूरी है। स्पॉइल फूड एंड कॉज फूड पॉइजनिंग, दे स्पॉइल फूड एंड कॉज फूड पॉइजनिंग, ये फूड को स्पॉइल कर देते हैं, खाने को बनाने में हेल्प करते हैं जहाँ अच्छे माइक्रोब हमारे लिए, लेकिन जो हार्मफुल माइक्रोब्स होते हैं फूड को स्पॉइल भी कर देते हैं, फूड को ख़राब भी कर देते हैं और फूड पॉइजनिंग हो जाती है उससे। जब हम हार्मफुल फूड स्पॉइल्ड फूड खा लेते हैं ना तो हमारे लिए हार्मफुल होता है, उससे फूड पॉइजनिंग हो जाती है, हमारी बॉडी अच्छे से फिर फंक्शन नहीं कर पाती है, तो उसी को फूड पॉइजनिंग बोलते हैं। ठीक है, तो ये हार्मफुल इफेक्ट भी होते हैं माइक्रोब्स के। तो अब सबसे पहले हम इन जो यूजेस थे माइक्रोब्स के इनको पढ़ लेते हैं अच्छे से, और फिर हम समझेंगे जो हार्मफुल इफेक्ट है माइक्रोब्स के उनको भी। ठीक है, क्या क्या डिजीज़ हो जाती है माइक्रोब से वो हम बाद में समझेंगे। तो सबसे पहले हम अच्छी चीज़ों को पढ़ते हैं। तो सबसे पहले हम समझ लेते हैं मेकिंग ऑफ कर्ड, दही कैसे बनती है। दही तो सबके घर में बनती होगी, सबने खाई होगी, बताइए सभी, सबने खाई है ना दही। ठीक है, कर्ड तो सबने खाई है। तो उसके लिए क्या होता है, द बैक्टीरियम लैक्टोबैक्टीरियस, ठीक है, प्रमोट्स द फॉर्मेशन ऑफ कर्ड। जो लैक्टोबैसिलियस होता है, ये एक बैक्टीरिया होता है, यही फॉर्मेशन ऑफ कर्ड को प्रमोट करता है, इसी की वजह से कर्ड फॉर्म होती है। इट मल्टीप्लाइज इन मिल्क एंड कन्वर्ट इनटू कर्ड, ये मल्टीप्लाई हो जाता है, मतलब मिल्क में जाके ग्रो करता है और क्या कर देता है, मिल्क को कर्ड में कन्वर्ट कर देता है और हमें कर्ड मिल जाती है। देखिए एक छोटा सा बैक्टीरिया कितना अच्छा काम कर रहा है हमारे लिए, मिल्क को कन्वर्ट कर दे रहा है कर्ड में। ठीक है, इसी तरह से मेकिंग ऑफ ब्रेड, ब्रेड कैसे बनता है, ब्रेड बनाने के लिए यूज होता है यीस्ट। ठीक है, ईस्ट रिप्रोड्यूस रेपिडली एंड प्रोड्यूस कार्बन डाइऑक्साइड ड्यूरिंग रेस्पिरेशन। ईस्ट जो होते हैं जब उनको खाने में हम डालते हैं तो क्या करते हैं, वो जैसे आटे में हम उनको मिलाएंगे तो वो क्या करेंगे, वो रिप्रोड्यूस करेंगे, रैपिडली रिप्रोड्यूस करेंगे, मतलब बहुत जल्दी जल्दी रिप्रोड्यूस करेंगे। और रिप्रोडक्शन के दौरान वो क्या करते हैं, वो कार्बन डाइऑक्साइड गैस निकालते हैं अपने रेस्पिरेशन के थ्रू। ठीक है, जब वो रिस्पायर करते हैं तो कार्बन डाइऑक्साइड गैस निकलती है, और जो वो कार्बन डाइऑक्साइड गैस होती है वो क्या होती है, हमारा जो डो है, जो हमने आटा लिया था उसका डो बनाया था उसमें वो भर जाती है कार्बन डाइऑक्साइड गैस, इसीलिए वो आटा देखा होगा आपने, यीस्ट डालने के बाद हमने इतना सा आटा लिया था तो वो फूल कर इतना सारा हो जाता है। ठीक है, वो इसी वजह से होता है क्योंकि वहाँ पर जो यीस्ट है वो रिप्रोड्यूस करते हैं वो, और फिर उनमें रेस्पिरेशन होता है तो कार्बन डाइऑक्साइड निकलती है जो आटे में हमारे जो डो था उसमें भर
भर जाती है, ठीक है, उसी की वजह से डो बहुत सारा हो जाता है फूल कर। वो बबल्स जो गैस फिल होती है डो में, दे इंक्रीजेस वॉल्यूम, उससे उसका वॉल्यूम इंक्रीज हो जाता है, डो फूल जाता है, ठीक है। तो इस तरह से ब्रेड बनता है, इसलिए ब्रेड जो होता है वो फ्लफी बनता है। ब्रेड के अंदर छोटे छोटे आपको होल्स नजर आते होंगे ना, वो इसीलिए ऐसे नजर आते हैं आपको, क्योंकि वहां पर कार्बन डाइऑक्साइड गैस भरी होती है डो में, ठीक है। तो अभी आपको समझ में आया दोनों प्रोसेस को, कर्ड बनाने में किस तरह से हेल्पफुल है और ब्रेड बनाने में किस तरह से हेल्पफुल है माइक्रो ऑर्गेनिज्म हमारे लिए, ठीक है। कर्ड बनाने के लिए कौन सा यूज है, ये नाम भी आपको याद रखने पड़ेंगे, ठीक है। कर्ड के लिए कौन सा यूज होता है, लैक्टोबैसिलियस, ठीक है। और जो हमारी ब्रेड है, ब्रेड में कौन सा यूज होता है, ब्रेड में यूज होता है यीस्ट, ठीक। अब हम पढ़ते हैं प्रोडक्शन ऑफ एल्कोहल एंड वाइन। एल्कोहल और वाइन का प्रोडक्शन किस तरह से होता है, इसमें माइक्रोबैक्टीरिया क्या रोल प्ले करते हैं। तो इसमें भी यीस्ट का ही यूज होता है। जो यीस्ट होता है इज ग्रोन ऑन नेचुरल शुगर प्रेजेंट इन ग्रेन्स लाइक बेरली, व्हीट, राइस, क्रश्ड फ्रूट जूस एक्सेट्रा, ठीक है। यीस्ट जो होता है वो नेचुरल शुगर्स पे ग्रो करता है। इसको खाने में क्या चाहिए, इसको खाने के लिए नेचुरल शुगर्स चाहिए, ठीक है। हर चीज को खाना चाहिए ना, तो यीस्ट का खाना क्या होता है, यीस्ट का खाना होता है जो नेचुरल शुगर प्रेजेंट होता है इन चीज़ों में, जैसे बेरली हुई, व्हीट हुआ यानी गेहूँ हुआ, राइस हुआ और फ्रूट जूस हुआ। तो इनमें जो नेचुरल शुगर होता है वही खाना होता है यीस्ट का। तो यीस्ट क्या करता है, इन शुगर को कन्वर्ट कर देता है अल्कोहल में, ठीक है। यीस्ट क्या करता है, इन शुगर को अल्कोहल में कन्वर्ट कर देता है। और इस प्रोसेस को हम क्या बोलते हैं, जो ये प्रोसेस है कन्वर्जन का शुगर से अल्कोहल में, इसी प्रोसेस को बोला जाता है फर्मेंटेशन, ठीक है। फर्मेंटेशन इस प्रोसेस को बोला जाता है। प्रोसेस का नाम आप याद रखिएगा, फर्मेंटेशन क्या प्रोसेस होता है, द प्रोसेस ऑफ कन्वर्जन ऑफ शुगर इनटू अल्कोहल इज नोन एज फर्मेंटेशन, ठीक है। और पिक्चर में भी आप देख सकते हैं अल्कोहल जो है किन किन चीज़ों से बनता है, ग्रेप से बनता है, ग्रेन से बनता है, बेरली से बनता है, फ्रूट जूस से बनता है, शुगर केन से बनता है। इन सब चीज़ों को यूज़ किया जाता है अल्कोहल बनाने के लिए। और अल्कोहल का यूज़ भी अलग अलग होता है, जैसे इसका इंडस्ट्रीज़ में यूज़ होता है, इसका मेडिसिन्स में भी यूज़ होता है, ठीक है। कुछ लोग कंजप्शन के लिए भी इसका यूज़ करते हैं। तो अलग अलग यूज़ होता है अल्कोहल का, वो अलग चीज़ है। लेकिन आप ये प्रोसेस को याद रखिएगा और ध्यान रखिएगा, यीस्ट का यूज़ होता है बनाने के लिए और अलग अलग चीज़ों का यूज़ कर सकते हैं हम, जैसे व्हीट हुआ, राइस हुआ, फ्रूट जूस हुआ, इन सब, शुगर केन हुआ, इन सब चीज़ों का यूज़ कर सकते हैं हम अल्कोहल या वाइन बनाने के लिए। अब हम कुछ मेडिसिनल यूजेस पढ़ लेते हैं, ठीक है। माइक्रोबैक्टीरियाज के, माइक्रोब्स के मेडिसिनल यूजेस क्या क्या होते हैं। मेडिसिन में भी हमने पढ़ा था ना कि मेडिसिन में भी यूज़ होता है, तो कैसे मेडिसिन में यूज़ होता है। सबसे पहला है एंटीबायोटिक, एंटीबायोटिक बनाने में यूज़ होता है। अब एंटीबायोटिक क्या होते हैं, ठीक है। एंटीबायोटिक को हम सबसे पहले समझ लेते हैं। जो हमारी बॉडी होती है ना, उसमें जब उसमें कुछ बाहर से डिजीज़ कॉजिंग जब माइक्रोब्स आ जाते हैं तो उनसे लड़ने में हेल्प करते हैं हमारे एंटीबायोटिक्स, ठीक है। These days a number of antibiotics are being produced from bacteria and fungi। बैक्टीरिया और फंजाई से आजकल बहुत सारे एंटीबायोटिक्स बनते हैं, ठीक है। एंटीबायोटिक्स दवाई आपने देखी भी होगी, बहुत सारे बीमारियों में दे दी जाती है, आपके डॉक्टर ने आपको भी कभी ना कभी दी होगी, ठीक है। एंटीबायोटिक मेडिसिन किल और स्टॉप द ग्रोथ ऑफ डिजीज कॉजिंग माइक्रो ऑर्गेनिज्म। ये क्या करते हैं, जो डिजीज कॉजिंग माइक्रो ऑर्गेनिज्म है उनको, उनकी ग्रोथ को स्टॉप कर देते हैं, उनको बढ़ने नहीं देते, उनको किल कर देते हैं। एग्जाम्पल क्या है एंटीबायोटिक का, जैसे पेनिसिलिन, ठीक है। ये बहुत पुरानी जो है एंटीबायोटिक है और सबसे पहले यही बनी थी, तो पेनिसिलिन का आप एग्जाम्पल याद रखेंगे। दूसरा क्या मेडिसिन में यूज़ होता है, वैक्सीन बनाने के लिए, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। वैक्सीन बनाने के लिए यूज़ होता है हमारे माइक्रोब्स का, किस तरह से यूज़ होता है, और आप याद रखेंगे इसमें जो हार्मफुल माइक्रोब होते हैं ना उनका यूज़ होता है, ठीक है। वैक्सीन बनाने के लिए हार्मफुल माइक्रोब का यूज़ होता है। इन वैक्सीनेशन डेड और वीकेंड माइक्रोब्स आर इंट्रोड्यूस इनटू ए हेल्दी बॉडी, ठीक है। वैक्सीन बनाने के लिए जो हमारे लिए हार्मफुल माइक्रोब है ना, उनके एकदम डेड और वीक माइक्रोब्स लिए जाते हैं, ठीक है। जो हेल्दी होते हैं उनको नहीं लिया जाता, जो वीक होते हैं एकदम या डेड होते हैं उन माइक्रोब्स को लिया जाता है और हमारी बॉडी में डाल दिया जाता है, इंजेक्ट कर दिया जाता है। आपको भी बचपन में वैक्सीन लगी होंगी ना, इंजेक्शन लगते हैं, ठीक है। तो उनको इंजेक्ट कर दिया जाता है हमारी बॉडी में, जो वीक माइक्रोब्स होते हैं, ठीक है। द बॉडी फाइट एंड किल द इनवेडिंग बैक्टीरियाज।
और बॉडी क्या करती है, हमारी बॉडी बड़ी इंटेलिजेंट होती है। जो बाहर से माइक्रोब्स आते हैं ना, उनके अगेंस्ट ये फाइट करना शुरू कर देती है। हमारी बॉडी में एंटीबॉडीज़ बनना शुरू हो जाती हैं। जैसे ही कोई बाहर से अलग सा बैक्टीरिया हमारी बॉडी में जाता है या अलग से कोई माइक्रोब हमारी बॉडी में जाता है, तो हमारी बॉडी क्या करती है, हमारी बॉडी एंटीबॉडीज़ बनाना शुरू कर देती है उसके अगेंस्ट, ठीक है। उसको मारने के लिए एंटीबॉडीज़ बनाना शुरू कर देती है। तो जैसे ही हम वैक्सीन में वीक या डेड माइक्रोब्स को हमारी बॉडी में इंट्रोड्यूस करते हैं, तो हमारी बॉडी में एंटीबॉडीज़ बन जाती हैं उस वीक और डेड बैक्टीरिया के अगेंस्ट भी, ठीक है। और वो एंटीबॉडीज़ क्या से हेल्प करती हैं हमें, वो एंटीबॉडीज़ फिर हमारी बॉडी में लंबे टाइम तक रहती हैं, ठीक है। तो अगर फिर हेल्दी कोई माइक्रोब भी, डिजीज़ कॉजिंग माइक्रोब भी हमारी बॉडी में आ जाए, तो वो उसको भी किल कर देती हैं, ठीक है। एक बार उसको वो पहचान लेती हैं कि ये माइक्रोब को के लिए एंटीबॉडीज़ बॉडी में है, तो फिर वो आगे भी अगर माइक्रोब हमारी बॉडी में कभी भी आता है तो उसको वो किल कर देती हैं। तो ये प्रोसेस होता है हमारा वैक्सीनेशन का, ठीक है। इस तरह से वैक्सीन्स बनती हैं हमारी। अब बढ़ते हैं हम आगे बढ़ते हैं और अब पढ़ते हैं माइक्रोब्स सॉइल फर्टिलिटी को इंक्रीज करने में किस तरह से हेल्प करते हैं। सम बैक्टीरिया आर एबल टू फिक्स नाइट्रोजन फ्रॉम द एटमोसफेयर टू इनरिच विद नाइट्रोजन एंड इंक्रीज दिस फर्टिलिटी। कुछ बैक्टीरिया ऐसे होते हैं जो नाइट्रोजन को फिक्स करते हैं सॉइल में, ठीक है। जो हमारे एटमॉस्फेयर में नाइट्रोजन होती है, हमें पता है हमारे एटमॉस्फेयर में बहुत सारी नाइट्रोजन है, सबसे ज़्यादा हमारे एटमॉस्फेयर में नाइट्रोजन गैस ही होती है, लेकिन उसको हमारे प्लांट्स यूज़ नहीं कर सकते एटमॉस्फेयर से गैसियस फॉर्म में। तो जो कुछ बैक्टीरिया होते हैं, वो बैक्टीरिया क्या करते हैं, वो बैक्टीरियाज जो एटमॉस्फेयर में नाइट्रोजन होती है उसको कन्वर्ट कर देते हैं, उसको मिक्स कर देते हैं सॉइल में, जिससे कि जो प्लांट होते हैं सॉइल से उस नाइट्रोजन को ले सकते हैं, ठीक है। प्लांट यूज़ कर सकते हैं उसको, ठीक है। तो इस तरह से सॉइल की फर्टिलिटी भी बढ़ जाती है। सॉइल की फर्टिलिटी को बढ़ाने में भी ये बैक्टीरिया हेल्प करते हैं, जो नाइट्रोजन को एटमॉस्फेयर से लाकर सॉइल में मिक्स करने में हेल्प करते हैं, ठीक है। सॉइल को इनरिच कर देते हैं नाइट्रोजन में। अब हम पढ़ लेते हैं कि माइक्रोब्स हमारे इन्वायरमेंट को कैसे क्लीन करते हैं। ये तो बड़ी ही इंटरेस्टिंग बात हुई कि छोटे छोटे माइक्रोब और इन्वायरमेंट को क्लीन कर रहे हैं। इतना बड़ा इन्वायरमेंट है हमारा, इतनी सारी चीज़ें कैसे क्लीन कर रहे हैं, तो समझते हैं इसको भी। Microbes decompose organic waste and dead remains of plants and animals and convert them into simpler substances by the process of biodegradation। ठीक है, जो माइक्रोब्स होते हैं, जो ऑर्गेनिक वेस्ट होती है या डेड रिमेनिंग पार्ट्स होते हैं प्लांट के, जैसे सब्जियों के छिलके हुए, प्लांट की पत्तियाँ हुई, सड़े गले प्लांट्स हुए या फिर एनिमल बॉडीज़ हुई, ठीक है, इन सभी ऑर्गेनिक वेस्ट को क्या करते हैं, ये बायोडिग्रेडेशन के थ्रू कन्वर्ट कर देते हैं सिंपल सब्सटेंसेस में। इनको ये सिंपलर सब्सटेंसेस में तोड़ देते हैं, ब्रेक कर देते हैं। दस दे हेल्प इन अस इन गेटिंग रिड ऑफ हार्मफुल एंड स्मेली सब्सटेंसेस एंड क्लीन अप द एनवायरनमेंट। इससे क्या होता है, इससे जो हार्मफुल या फिर स्मेली सब्सटेंसेस होते हैं वो कन्वर्ट हो जाता है सिंपलर सब्सटेंसेस में, और सिंपलर सब्सटेंसेस में कन्वर्ट होकर वो सॉइल में मिक्स हो जाते हैं आसानी से, तो इन्वायरमेंट क्लीन हो रहता है हमारा। ठीक है, जैसे आपने देखा होगा कुछ इस तरह से अगर कुछ हम वेस्ट डाल दें, ऑर्गेनिक वेस्ट, जैसे सब्जियों के छिलके हुए, कुछ प्लांट्स के लीव्स हुए, उनको हम डाल दें ऐसे, तो कुछ टाइम बाद वो गल के मिट्टी में मिक्स हो जाते हैं। तो वो कैसे होते हैं, वो जो काम करते हैं वो माइक्रोब्स ही करते हैं। माइक्रोब ही उनको स्मॉलर सब्सटेंसेस में, सिंपलर सब्सटेंसेस में कन्वर्ट करते हैं, जिससे वो सॉइल में मिक्स हो पाते हैं। ठीक है, और वो सॉइल को भी फिर इनरिच करते हैं। तो इस तरह से इन्वायरमेंट को क्लीन करने में माइक्रोब्स हमारी हेल्प करते हैं। ठीक है, अब हम समझते हैं हार्मफुल माइक्रोब्स के बारे में। अभी तक हमने जो पढ़े थे फ्रेंडली माइक्रोब्स थे, सारे हमारे लिए हेल्प कर रहे थे, और कितनी अच्छी तरह से इन्होंने हमारी हेल्प की, कितना सारा काम हमारे लिए माइक्रोब्स करते हैं। लेकिन कुछ माइक्रोब्स अच्छे नहीं होते, ठीक है, कुछ हार्मफुल भी होते हैं। तो हार्मफुल माइक्रोब्स क्या करते हैं, हार्मफुल माइक्रोब्स कॉज करते हैं हमारी बॉडी में डिजीज कॉजिंग माइक्रोब्स आर ऑल्सो कॉल्ड पैथोजेंस। ठीक है, इनको पैथोजेंस भी बोला जाता है, जो डिजीज कॉजिंग माइक्रोब्स होते हैं, जिनसे डिजीज होती है। ठीक है, माइक्रोब से अलग अलग डिजीज हो सकती है हमारी बॉडी में। ठीक है, आपने सुना भी होगा
आपको बोला जाता है कि अपने हैंड अच्छे से वॉश करो, हैंड से बैक्टीरिया रह जाएंगे, फिर जर्म्स रह जाएंगे हैंड पे, हमारी बॉडी में चले जाएंगे, बीमार हो जाओगे आप। हैंड को अच्छे से वॉश करना चाहिए। मिट्टी में खेल के आते हैं तो अच्छे से खुद को वॉश करना चाहिए, अच्छे से सैनिटाइज करना चाहिए। आजकल तो सैनिटाइज़र का इतना चल रहा है ना, जब से कोरोना आया है, कि सब चीज़ों को सैनिटाइज करो, उन पे जर्म्स रह जाते हैं, वरना वायरसेस रह जाते हैं। तो बहुत सारे ऐसे माइक्रोब्स होते हैं जो हमारे लिए हार्मफुल होते हैं। ठीक है, तो डिजीज़ कॉजिंग माइक्रोब्स के बारे में हम पढ़ेंगे अगली वीडियो में। क्या क्या डिजीज़ होती है माइक्रोब से, ये सब भी अगली वीडियो में पढ़ेंगे। वो वीडियो आपको बहुत पसंद भी आएगी और बड़ी इम्पोर्टेंट भी है। ठीक है, सिर्फ पढ़ाई के लिए इम्पोर्टेंट नहीं है, आपके एग्जाम के लिए इम्पोर्टेंट नहीं है, वो वीडियो आपके डेली लाइफ के लिए भी इम्पोर्टेंट है, क्योंकि आपको पता तो होना चाहिए ना कौन से बैक्टीरियाज, कौन से वायरसेस होते हैं जिनसे क्या डिजीज़ होती है हमारी बॉडी में। ठीक है, क्योंकि हमें बच के भी तो रहना है, खुद को हेल्दी रखना है, तो इनसे बचना पड़ेगा। इनसे बचना है तो हमें इनके बारे में समझना पड़ेगा। ठीक है, तो इसलिए उसके लिए मैं अलग से ही वीडियो बनाऊंगी, उसमें हम डिटेल में सब कुछ समझेंगे। और इस वीडियो को यहीं पर एंड करते हैं। ठीक है, और अब अगली वीडियो में हम लोग मिलेंगे। तो ये थी हमारी आज की वीडियो। मुझे तो पढ़ाने में बड़ा मज़ा आया। आई होप आपको मज़ा आया हो। अगर अच्छी लगी है वीडियो तो लाइक कीजिएगा, अपने फ्रेंड के साथ शेयर कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। सब्सक्राइब करेंगे और बेल आइकन को प्रेस करेंगे तो आपको नेक्स्ट वीडियो का लिंक भी आपको नोटिफिकेशन में आसानी से मिल जाएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग।